अच्छा तो बताइए प्राजक्ता बेटा, आप कितनी पढ़ी लिखी हुई हो? पंडित जी से तो हमें यही पता चला है कि साइंस स्टूडेंट हो। जी आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन 12th पास हूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं किया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हम डॉक्टर से भरे ससुराल में बहू नॉन डॉक्टर आएगी। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे कि वहाँ तो सब डॉक्टर हैं, सबको नॉलेज है, कोई मेडिकल लाइन में है तो कोई कहीं कुछ, पर हमारी बहू सिर्फ 12th पास। आपने ये रिश्ता कैसे ढूंढ लिया महेश जी? देखो, मुझे कोई भी हमारे डॉक्टर की लाइन की बहू नहीं मिली। फिर पंडित से पता चला कि एक सर्वगुण संपन्न लड़की है और डॉक्टर की लाइन यानी कि साइंस की पढ़ी हुई है, वो यही है। इसलिए हम थोड़े कम में भी शादी करने को राजी हो गए, वरना हमारे पास अमीर खानदान भी थे। तो बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? माँ, मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट करो ना। आप तो जानती हैं डॉक्टर बनना मेरा सपना है। अगर आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? और मैं घर के हालात भी खत्म कर दूंगी। घर के हालात कैसे खत्म करेगी जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? तो तू डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करेगी? बस मैंने सोच लिया है, अपने सपने का दम तुझे यहीं तोड़ना होगा और मैं सिर्फ तेरी शादी करूंगी। और भूल मत, तेरे पापा के जाने के बाद कैसे मैंने तुझे पढ़ाया है, वरना साइंस की किताबें भी इतनी महंगी लगी है मुझे, मैं तुझे वो भी नहीं पढ़ने देती। टूट गया मेरा सपना, मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। बेटा बताओ, तुम राजी तो हो ना? क्योंकि हमने तुम्हें पसंद कर लिया है। अरे भाई साहब, वो शर्मा रही है। मेरी बेटी आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर से भरे ससुराल में जा रही है। ये कहकर प्राजक्ता सबका मुंह मीठा करवाती है और देखते ही देखते शादी हो जाती है और बहू गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आती है, जहां डॉक्टर वाले केक से उसका वेलकम करवाया जाता है। वेलकम होम भाभी, डॉक्टरों की फैमिली में आपका स्वागत है। काश भाभी आप भी डॉक्टर होती ना, बट आप पूरी फैमिली में सबसे अलग हो। कोई बात नहीं। अरे क्या तुम भी बहू के आते ये सब बातें करने लग गई हो? बहुत थक गई होगी बहू तुम। जाओ आराम करो, पर रुको जरा, साइड में यहाँ बैठो। सुमित्रा, बहू को कल का शेड्यूल बता देना। वैसे भी शादी के चक्कर में हम सब का काम बहुत डिले हो गया है। मेरे काफी सारे पेशेंट हैं, काम करना है और सर्जरी भी पॉज में है। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? डैड, कल मेरे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट हैं। कल मुझे अपनी सर्जरी के लिए एग्जामिन करना है, तो जल्दी जाऊंगा। हाँ तो बेटा, तुम प्राजक्ता को बता दो, अब उसे सबके खाने का ख्याल रखना है और बहू सुबह 6 या 7 बजे ब्रेकफास्ट लंच बन जाना चाहिए। ओह हाँ भाभी, मैं भी जल्दी कॉलेज जाऊंगी, पर मेरा 8 बजे तक कर देना। जी मैं जल्दी खाना बना दूंगी। कैसे ससुराल वाले हैं, मुझे घर आते ही बिठाकर अपना शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। लगता है मेरी पहली रसोई और इन सब के साथ हंस मिलकर बात करना कुछ नहीं हो पाएगा। बहू डोंट माइंड। हाँ बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, बट डॉक्टर की फैमिली में अब रोज यही होगा। और हाँ, खाना देखकर बनाना, कहीं किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दो, कम ऑयल वाला। ओके माँ जी। सब आराम करते हैं। अगले दिन प्राजक्ता जल्दी उठकर फटाफट पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है, जिसे टेबल पर खाते समय ससुर कहता है, ओहो बहू, कल तुम्हें सुमित्रा ने समझाया था ना कि खाने में कम तेल रखना। इतना तेल क्यों डाला है? ये डॉक्टर की फैमिली है, यहाँ सब ऐसा खाना नहीं खाते, हेल्दी खाना खाते हैं। न सलाद है न कुछ है, और ये हलवा भी मीठा है। यस भाभी, आप एक बार खाना बनाने से पहले सबकी डाइट पूछ लेती। आप सब परेशान मत होइए, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी पहली रसोई का खाना हलवा पूरी और इसी हिसाब से बनाया। बट आपकी हेल्थ को ध्यान में रखकर मैंने फ्रूट सैलेड, ग्रीन टी, बॉइल्ड एवोकाडो, सैंडविच भी रेडी किया है। प्राजक्ता, तुम तो समझदार निकली। आई नो तुम कंफ्यूज होगी, इसलिए तुमने दोनों तरीके का खाना बनाया, और हमेशा ऐसे ही खाना बनाना, हेल्दी वाला। हाँ बहू। खाना खाकर डॉक्टर ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और बहू को शगुन दे देते हैं। महेश और अभिमन्यु अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। देवर मेडिकल शॉप और नर्स नंद और मेडिकल स्टूडेंट भी कॉलेज चली जाती है। मेरा भी टाइम हो गया, मुझे भी चलना चाहिए बहू। ऐसा ही ब्रेकफास्ट और लंच डिनर बनाना हेल्दी। मैं भी चलती हूँ, मुझे अपने क्लिनिक पर जाना है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी डॉक्टर हैं क्या? और क्या, तेरी सास गायनोकोलॉजिस्ट है। ओह दैट साउंड्स ग्रेट माँ जी। ये कहकर सुमित्रा अपना व्हाइट कोट पहनकर कार में बैठकर अपने क्लिनिक चली जाती है और प्राजक्ता घर को संभाल बर्तन साफ करती है। ये क्या, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनना। आज मैं भी डॉक्टर होती तो माँ जी या पापा जी के साथ अस्पताल में होती। पूरा घर खाली हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरा पहला दिन ऐसा होगा। एक एक करके सब चले गए, कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। प्राजक्ता सबके पसंद का हेल्दी खाना हमेशा बनाती थी, तो प्राजक्ता छोटी नंद का मेडिकल प्रोजेक्ट बनवाती है। एक दिन सास का हाथ कट जाता है, तभी बहू भागी भागी हल्दी और सरसों तेल लाती है। माँ जी जल्दी से अपना हाथ दीजिए,
मैं हल्दी सरसों लगा देती हूँ। अरे बहू तू पागल है क्या? डॉक्टर के ससुराल में रह रही है, तुझे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पता? और ये भी छोड़, आज के जमाने में ये कौन लगाता है? डोंट वरी माँ, मैं आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, इससे आप ठीक हो जाएंगी। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। इतने में अनीता फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल कर अपनी माँ को लगा देती है। एक तरफ बाप बेटे हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे थे, पेशेंट की केयर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु मेडिकल स्टोर संभालता है। एक्सक्यूज मी, मुझे खांसी की दवाई चाहिए और एक बेबी सोप। जी ये लीजिए। आप इसकी एक्सपायरी डेट तो चेक कीजिए। मैम, हम अपनी मेडिकल शॉप से सब कुछ चेक करके ही रखते हैं। बहुत भूख लग रही है, भाभी से कुछ हेल्दी खाना मंगवा लेता हूँ। वो लड़की चली जाती है और अभिमन्यु खाने के लिए प्राजक्ता को कॉल कर देता है। वो अपने देवर के लिए खाना बना ही रही होती है कि अस्पताल से भी सुनील का फोन आ जाता है। प्राजक्ता, भूख लग रही है यार, डिनर के लिए लेट हो जाएगा, तुम एक्स्ट्रा टिफिन बनाकर भेज दो, डैड और मैं यहीं डिनर कर लेंगे। जी मैं लाती हूँ। डॉक्टर सुनील, आपकी पेशेंट नंबर 122 की हालत खराब हो रही है। ओह नो, मैं भी आता हूँ। प्राजक्ता, कट द कॉल। हे भगवान, अब मुझे देवर जी को भी खाना देने जाना है और इनका भी बनाना है। जल्दी जल्दी काम कर प्राजक्ता, तेरे पास टाइम कम है। सुनील अपने पेशेंट को देखता है। प्राजक्ता फटाफट खाना बनाती है। पहले देवर फिर हॉस्पिटल जाकर सुनील को खाना पहुंचाती है। वहीं नर्स अनीता नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर सुबह 8 बजे सोती है तो प्राजक्ता के सफाई करने की खटपट और उसकी चूड़ियों की खनखन से वो परेशान हो जाती है। अरे भाभी, क्या है आपको? कब से मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है मैं नाइट शिफ्ट से आई हूँ और ये मेरा रोज का काम हो गया है, फिर भी आप मेरे को खटपट से परेशान करी जा रही हैं। सोने दीजिए ना चैन से। खुद तो डॉक्टर की लाइन में हो नहीं तो कैसे पता चलेगा स्ट्रगल क्या होता है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा शोर नहीं करूंगी। प्राजक्ता रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उसे बुरा लगता है। काश आज मैं भी डॉक्टर होती तो इस घर में मेरी इज्जत होती। ऐसे ही प्राजक्ता घर के काम करके परेशान हो जाती है। घर में कोई ना कोई उसे सुनाने लगता है। कभी वो मेडिकल स्टोर पर खाना देती है तो कभी अस्पताल में सास ससुर या पति को। 2 दिन बाद घर में शानदार पार्टी होती है जहां गेस्ट लोग महेश और सुनील के सामने प्राजक्ता के डॉक्टर न होने पर हंसते हैं। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर महेश, आपकी तो पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हुई है, तो फिर बहू ऐसी क्यों ले आई जो सिर्फ 12th पास है? अगर आपकी बहू भी डॉक्टर होती ना तो क्या बात होती। पर मुझे हंसी आती है इस बात पर, कैसे आप एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना सकते। या डॉक्टर अविनाश, जैसे ही मुझे ये बात पता चली मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हुई। आपकी जगह मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। जी जूस लीजिए। गेट आउट प्राजक्ता। पार्टी में ऐसी बात सुनकर ससुर को गुस्सा आता है और वो खाने पर गुस्सा निकालते हुए अगले दिन कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा खाना है? तुम डॉक्टर से भरे ससुराल में रहती हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कैसे खाना बनना चाहिए? अब तो तुम्हें काफी टाइम हो चुका है, पूरा दिन तुम घर में करती क्या हो? घर ही तो संभालती हो। काश तुम डॉक्टर होती, किसी और के सामने हमारी इतनी बेइज्जती तो ना होती। वही तो, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द जोक्स मेड बाय द डॉक्टर्स एंड ऑल द गेस्ट्स दैट एट द पार्टी। आई विश प्राजक्ता यू वर अ डॉक्टर। वही तो बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें इतना तेल है, मिर्च है। अगर तुम डॉक्टर होती ना तो इस घर में नौकर होता ये सब काम करने के लिए, बट तुम्हें कुछ नहीं आता। एटलीस्ट ये तो अच्छे से करो। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं घर का काम बहुत अच्छे से संभालती हूँ, लेकिन मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले डॉक्टर बनना मेरा सपना था, पर अब मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं डॉक्टर होती तो ऐसे करती है वैसे करती। आपको लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जल्दी ठीक करने के लिए उस दिन हल्दी और सरसों लगा रही थी। इसीलिए पापा जी सुनील, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपको भी किसी गेस्ट से सुनना नहीं पड़ेगा कि आपकी फैमिली कंप्लीट डॉक्टर होगी। आर यू श्योर? अगर ऐसा सच में है तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। घर के सभी लोग प्राजक्ता की बात सुनकर खुश होते हैं और महेश अपनी बहू को पढ़ने की आजादी दे देता है, जिसके बाद वो 2-2.5 सालों में मेडिकल की पढ़ाई करके डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाती है और अब उसका खुद का क्लिनिक और पेशेंट होते हैं जिसे वो संभालती है। और जब पार्टी में गेस्ट आते हैं तो बहू को डॉक्टर देख बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अरे एक वो दिन है और आज का, अब तो आपकी बहू भी डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है। अब पूरा परिवार लग रहा है ना डॉक्टर का परिवार। यस डॉक्टर अविनाश। और ससुराल वाले फक्र महसूस कर खुशी खुशी रहते हैं। अरे कौशल्या जी, इन्हीं कामों में उलझी रहेंगी क्या? अरे लड़के वाले 5 मिनट में पधारने वाले हैं, जाकर देखिए कथा और मौली तैयार हुई है कि नहीं। अजी दोनों तैयार बैठी हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी तेज तीखी हॉर्न मारते हुए एक तरफ से चमचमाती गाड़ी में अमीर लड़के वाले, वहीं दूसरी तरफ से पुराने रिक्शे में बैठकर गरीब रिश्ते वाले भी आते हैं।
बस रिक्शा वाले भैया जी यहीं पर रोक दीजिए। अरे बहन जी थोड़ा आगे बोल बोल कर आप तो बिल्कुल गली गुच्ची के अंदर ही रिक्शा ले आई, अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। रिक्शा वाले की झिकझिक सुनकर इंदर बोलता है, अरे भैया जी ये कोई मतलब थोड़े ना है, जितने में बात तय हुई थी वाजिब पैसे तो हम आपको दे रहे हैं ना, ये लो पकड़ो 100 रुपए। अरे भाई ओए, इतना अच्छा खासा बंगले जैसा मकान है, 10-20 रुपए ज्यादा दे दोगे तो क्या चला जाएगा। अरे ओ भैया ये घर मेरा नहीं है, मैं भी एक रिक्शा वाला हूँ, मेहनत से रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता हूँ। तभी कार के अंदर से सोने में लदी हुई घमंडी निरंजना बाहर निकलकर उनके गरीबी का मजाक उड़ाती है। तौबा तौबा कितने लीचड़ लोग हैं, 10 रुपए 20 रुपए के लिए भी जात दिखा रहे हैं। चल शेखर। निरंजना के पीछे पीछे नौकर चाकर भी शगुन की भरी थाली लेके अंदर आते हैं, जहां एक तरफ कौशल्या की अमीर गरीब दोनों बेटियों की होने वाली सास दोनों को शगुन देती है। कथा बहू, ये नारियल और 501 रुपए देकर मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए चुनती हूँ। इसी के साथ गरीब देवकी कथा के हाथ में फलों की थाली रखकर चुनरी उड़ाती है। अब बारी निरंजना की थी। वह थाली में से नोटों की गड्डी निकालकर मौली की नजर उतारकर नौकरों को पकड़ा देती है। ये लो भोला शंकर, ये रुपए तुम दोनों रख लो, मेरे घर की होने वाली लक्ष्मी के सर से नजर की अला बला टल जाए। मौली बहू, ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा है और इसके साथ मैंने खास 24 कैरेट के सोने के जेवर भी बनवाए हैं, ये तुम्हारे जोड़े के साथ खूब जचेगा। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी सास का दिया शगुन पसंद आया होगा। जी मम्मी जी, इस भेंट के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अच्छा तो कौशल्या बहन, सुरेंद्र भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए हमें। ऐसे कैसे समधन जी, थोड़ा नाश्ता पानी तो करके जाइए, इसी बहाने थोड़ी दहेज की बातचीत भी हो जाएगी। अरे कौशल्या बहन, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। अरे मुझे तो बस केवल मेरे घर की लक्ष्मी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो भी इच्छा हो अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बाकी भगवान की दया से घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं है हमें। मैं तो मेरी मौली बहू को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। हाँ। कुछ ही देर में दोनों बेटियों की सास चली जाती है। वहीं सुरेंद्र कौशल्या दोनों बेटियों को देने के लिए बराबर दहेज का सामान खरीदते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। सुरेंद्र अपनी दोनों बेटियों को दुल्हन के लिबास में देखकर भावुक होकर कहते हैं, बेटियां भी कितनी जल्दी सयानी हो जाती है ना कौशल्या जी। कल तक मेरी दोनों नन्ही परी अपने छोटे छोटे कदमों से इस पूरे घर आंगन को महका दी थी। आज हमारा घर सोना करके अपना घर बसाने जा रही हैं। अजी बेटियां तो होती ही पराया धन है। वैसे हमारी मौली बहुत भाग्यशाली है, उसकी अमीर सास उसे नाजों से रखेंगी। लेकिन मुझे मेरी कथा के लिए चिंता है, पता नहीं हमारी फूल सी बच्ची अपनी गरीब ससुराल में कैसे गुजारा करेगी। कौशल्या माना कि कथा के ससुराल वाले गरीब हैं, लेकिन बड़े ही दिलदार लोग हैं। हमारी कथा को बेटी बनाकर रखेंगे वो, देखना। कुछ ही देर में दोनों बेटियों की बारात आती है, जहां अमीर बेटी की सास कई सारी गाड़ी में बारात लाती है, गरीब बेटी की बारात साइकिल और रिक्शे से आती है। एक ही मंडप में दोनों बेटियों की शादी होती है और दोनों विदाई होकर अपने अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां मौली का ससुराल काफी ज्यादा हाई क्लास और स्टैंडर्ड था। आओ प्यारी बहू रानी, तुम्हारा अमीर ससुराल में स्वागत है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से गृह प्रवेश करो। और हाँ, इस चावल को इस कपड़े पर ही गिराना, एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अपनी अमीर सास का एकदम से बदला हुआ सख्ती भरा मिजाज देखकर मौली सहमते हुए गृह प्रवेश करती है। भोला, अरे ओ भोला, अरे ओ काम चोर नौकर, कहाँ मर गया, जल्दी आ। जी मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, इस चावल को अच्छी तरह से ले जाओ और इसका पुलाव बनाने में इस्तेमाल कर देना। बासमती चावल है, फ्री फंड का थोड़ी आता है जो वेस्ट करे। अपनी अमीर सास को इस कदर कंजूसी करते देखकर मौली के चेहरे से मुस्कुराहट खो सी जाती है। भगवान जी, मैंने तो सोचा था कि मेरे अमीर संपत्ति वाले ससुराल में मेरा खूब धूमधाम से स्वागत होगा, नौकर चाकर मुझ पर फूल बरसाएंगे और मेरी सास नोटों के बंडल से मेरी नजर उतराई करेगी, मगर मेरा स्वागत कितने फीके तरह से हुआ है। अरे अब क्या सारी रात दरवाजे पर ही खड़े रहने का इरादा है बहू रानी? चलिए निरंजना जी, आराम करते हैं। चल अब तू भी अपने कमरे में जा बहू रानी। मौली शेखर के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कथा अपने ससुराल के कच्चे मकान की दहलीज पर खड़ी है। तभी गरीब देवकी परात में दूध लेकर आती है और गरीब बहू के पैर धुलवाती है। कथा बहू, हमारे यहाँ रिवाज होता है सास को बहू के दूध से पांव धोकर पीना होता है, चलो पैर धो लो। माँ जी, बहू होने के नाते आपके चरण धोकर पीना मेरा धर्म है, आपका नहीं। मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। ठीक है, मगर अपने गरीब सास को तेरे पांव तो धुलवाने दे। देवकी कथा के दूध में पैर धुलवाती है और बूढ़ा ससुर शंकर स्वागत में बगिया के फूल बिछाता है। आओ बिटिया,
इसे अपना ससुराल समझकर नहीं, पीहर समझकर कदम रखो। सास ससुर से इतना दुलार पाकर कथा का मन भर जाता है और दोनों का ससुराल में पहला दिन इस तरह गुजरता है। अगले दिन मौली की सास उसे तड़के सुबह जगाती है। बहू रानी, ओ बहू रानी, चलो उठ जाओ। सासू माँ, मेरी बेटी तो दे दीजिए, उसके बिना मेरी नींद नहीं खुलती। निरंजना पानी से भरा जार मौली पर डाल देती है, जिससे वो बेचारी थरथरा कर उठ जाती है। कैसी लगी बेटी बहू रानी? ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ बिस्तर पर पांव पसार कर तेरी फरमाइश पूरी होगी। अगले 10 मिनट में जल्दी से नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जा। जी माँ जी। मौली की आंखें नम हो जाती हैं। वह सास के खौफ से नहाकर रसोई में आती है, जहाँ पूरा सिंक जूठे बर्तन से भरा था और शादी वाला घर पूरी तरह फैला था। सासू माँ, सारा घर बिखरा पड़ा है, नौकर चाकर कहाँ गए? नौकर चाकर को मैंने छुट्टी दे दी हमेशा के लिए। सारे काम तुझे करने हैं। चल, सबसे पहले ये सारे सोने के जेवर खोल कर दे दे, मैं तिजोरी में रख देती हूँ। घर में किसे दिखाना इन्हें पहनकर। डबडबाई आंखों से मौली सारे गहने खोल कर दे देती है और रोते हुए काम में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कथा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू चूल्हे चौके में जुट गई। अभी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सज सवर कर रहे, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। तू नहीं मानेगी ना बहू, तो मुझे तेरा हाथ बटाने दे। देवकी धुएं के चलते चूल्हे के आगे खुद बैठ जाती है और दोनों सास बहू स्नेह प्रेम से खाना बनाती हैं। तभी चौखट पर कथा के माता पिता आ जाते हैं। अरे देवकी, देखो समधी जी समधन जी आए हैं। कथा बहू, जा तू अपने माता पिता से थोड़ी बात कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। देवकी कथा के माता पिता का अच्छे से आदर भाव करती है। देवकी जी, हमारी कथा तो जैसे पूरी तरह आपके परिवार की हो गई है। आज दिल में बड़ी तसल्ली और खुशी है। वैसे तो हम कथा को पगफेरे के खातिर विदाई करके ले जाने आए थे, लेकिन कथा खुश है यहाँ, तो इजाजत दीजिए। गरीब बेटी के बाद कौशल्या सुरेंद्र अपनी अमीर बेटी के ससुराल मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी अत्याचारी सास जबरन उसके मुंह में निवाले ठूस रही थी। ले खा खा मेरी प्यारी बहू, अपना बनाया खाना तू भी तो चख, ताकि तुझे भी पता चले कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। माँ जी, ये क्या कर रही है? शेखर, माँ जी को रोको। तभी कौशल्या घर में आ जाती है और कहती है, निरंजना जी, ये क्या बदसलूकी कर रही हैं आप मेरी बच्ची पर? समधन जी, आप तो गलत समझ बैठी। वो बहू सुबह से काम काज में लगी है, मैं तो बस उसे खाना खिला रही थी। क्या अब सास होने के नाते मुझे इतना हक नहीं है? मौली बेटा, तू बता सच क्या है? तुझे किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मौली की आंखों से आंसू छलक रहे थे, फिर भी वह झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, माँ, सासू माँ सच कह रही है। वो मुझे बस खाना खिला रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे ससुराल में। अगर आपको तसल्ली हो गई तो आप दोनों अपनी तशरीफ लेके जा सकते हैं। दोनों अपमानित होकर चले जाते हैं, मगर हर दिन के साथ मौली की अमीर सास का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सारा दिन नौकरों की तरह काम करने के बाद मौली के नसीब में सूखी रोटी नमक आती। वहीं दूसरी तरफ कथा की गरीब सास उसे अपने हाथों से निवाले खिलाती। मौली, मेरी बच्ची। कौशल्या जी, क्या हुआ? अजी, मौली खुश नहीं है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। घबराइए मत, कल चलकर देख आएंगे। बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन जब कौशल्या अपनी बेटी के ससुराल आती है, जहाँ निरंजना मौली के बाल नोच रही होती है। क्यों मेरी बहू, ये अनाज क्या फ्री फंड का आता है जो इतना बर्बाद किया है? तेरी माँ भरवाती है, तेरा बाप? माँ जी, छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। निरंजना जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर जुल्म ढाने की? चल मौली बेटा, अब तुझे इस खोखले लोगों के बीच और रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरा दिल बार बार कह रहा था कि तू खुश नहीं है। आज इनके पैसों की असलियत दिख गई। सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखती है, ये अंदर से तो पूरी खोखली है, खोखली। कौशल्या मौली को अपने साथ ले आती है। वहीं निरंजना की काली करतूत चारों तरफ छा जाती है, जिससे अड़ोसी पड़ोसी पूरे परिवार पर थू थू करते हैं। वहीं निरंजना को भी बहू की कदर समझ आ जाती है। वह पछतावे के साथ मौली को वापस लेकर आती है और दोनों बेटियां अब अपने ससुराल में खुशी से रहती हैं।